पिछले क्लास में आपको हम पढ़ा दिए थे रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 5A विथ हाइड्रोजन, पढ़ाए थे ना? नहीं, जिसमें हम लोग NH3, PH3, ASH3, SbH3, नहीं, इन सब का कुछ नॉर्मल प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी आपको हम पढ़ा दिए थे। नहीं, उसके बाद हम लोग को अब देखना है, अब अगले पॉइंट पर अगर देखा जाए तो हम लोग को इसमें दे रहा है ऑक्सीजन के प्रतिक्रियाशीलता। नहीं, यानी ग्रुप 5A के जो एलिमेंट हैं, ग्रुप 5A के जो एलिमेंट हैं, उन ग्रुप 5A के एलिमेंट का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे, नहीं तो क्या बनेगा और उनका क्या प्रॉपर्टी होगा, उनके ऑक्साइड का क्या प्रॉपर्टी होगा, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग को पढ़ाया गया है। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन के प्रतिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो क्या लिख रहा है, ग्रुप 5A के सभी तत्व सामान्यतः दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ग्रुप 5A के सभी तत्व सामान्यतः दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। कौन कौन? E2O3 तथा E2O5। नहीं, जनरली किस फॉर्म बनाते हैं? E2O5 तथा E2O3, जहां पर E का मतलब जानते हैं, E का मतलब क्या होता है? ग्रुप 5A के एलिमेंट, E का मतलब अगर देखें तो E का मतलब ग्रुप 5A के एलिमेंट, तो E का मतलब आपका मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb और बिस्मथ, यही होता है E का मतलब, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बोल रहा है फॉर्मूला E2O3 बनाते हैं। तो आप भी समझते हो, अगर हम देखें, मान लो हमको नाइट्रोजन का ही रिएक्शन ऑक्सीजन से करना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? तो आप भी जानते हो कि नाइट्रोजन की नॉर्मल वैलेंसी क्या होती है? 3। नहीं, ऑक्सीजन का नॉर्मल वैलेंसी क्या होता है? 2। तो इसका वैलेंस इसके ऊपर जाएगा और इसका वैलेंस इसके ऊपर जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? N2O3। तो देखो, तो उसी फॉर्म में है ये कि नहीं है? E2O3। नहीं, आप फास्फोरस ही लोगे तो फास्फोरस लोगे और यहाँ पर ऑक्सीजन लोगे, तो फास्फोरस का वैलेंसी 3 और इसका वैलेंसी कितना? 2। तो इसका इधर आएगा और इसका इधर आएगा। नहीं, तो हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेगा? P2O3 बनेगा हम लोग का, बनेगा कि नहीं? तो एक E2O3 फॉर्म बन सकता है, ध्यान रखना है। साथ साथ आप जानते हो नाइट्रोजन को अगर छोड़ दिया जाए तो इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी वैलेंसी 5 भी होती है, बताएं हम लोग? नहीं, तो इनकी वैलेंसी अगर 5 होती है तो देखो, तो अगर मान लो फास्फोरस की वैलेंसी और ऑक्सीजन का, तो फास्फोरस का वैलेंसी अगर 5 हम लेते हैं और इसका वैलेंसी अगर 2 लेते हैं, नहीं तो फिर से इसका वैलेंसी इसके ऊपर जाएगा और इसका वैलेंसी इसके ऊपर जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P2O5। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो वही तो ये बोल रहा है कि ग्रुप 5A के सभी तत्व सामान्यतः दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। कौन कौन? E2O3 तथा E2O5, ध्यान रखना है। ठीक, फिर हम लोग को बोल रहा है कि लेकिन नाइट्रोजन 3 एक्स्ट्रा ऑक्साइड का भी निर्माण करता है। नाइट्रोजन जो है ये 3 एक्स्ट्रा ऑक्साइड का भी निर्माण करता है। कौन कौन? NO, N2O और NO2, ध्यान रखना, ये 3 एक्स्ट्रा ऑक्साइड का ही फॉर्मेशन करता है। इस तरह के ऑक्साइड का फॉर्मेशन फास्फोरस हो, आर्सेनिक हो, नहीं, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb और बिस्मथ नहीं करते हैं। ये 3 ऑक्साइड स्पेशल हैं जो सिर्फ नाइट्रोजन ही बनाता है, बाकी कोई तत्व इस ग्रुप का नहीं बनाता है। ध्यान रखना है, कौन कौन है? NO है, N2O है और NO2 है, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। चलो, रीजन क्या दे रहा है? यहां बोल रहा है क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ पी आबंध निर्माण करने की प्रवृत्ति रखता है, जबकि इस वर्ग के दूसरे तत्व नहीं, ध्यान रखना है। यानी कि हम लोग का जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन आसानी से कर लेता है, नहीं, पी बॉन्ड का फॉर्मेशन आसानी से कर लेता है, जबकि इस ग्रुप के जो दूसरे तत्व हैं वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन आसानी से नहीं कर पाते हैं, ध्यान रखना है। तो हम बताए भी थे, जैसे जैसे साइज बढ़ते जाता है वैसे वैसे पाई बॉन्ड बनाने की क्षमता क्या होती है? घटती जाती है। ठीक है, इतना में दिक्कत है? चलिए आगे बढ़िए। अगले पॉइंट पर आप आइएगा तो ये हम लोग का सिंपल एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें नेचर में जो ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में हमको बताया गया है, नहीं कि कौन कौन से ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं। जैसे नाइट्रोजन का कौन कौन सा ऑक्साइड नेचर में एग्जिस्ट करता है उसके बारे में बताया गया है। तो नाइट्रोजन का कौन कौन सा ऑक्साइड एग्जिस्ट करता है? N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5, नहीं, और इन सब में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है। किसका? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है, बगल में दिया हुआ है, ध्यान रखना है। नहीं, यानी N2O5 कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे N2O5 में ही नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, आप यहां पर देखो तो बगल में क्या लिखा हुआ है? +5। आप निकालोगे भी तो भी +5 आएगा, इसको आप क्या मानते हो? 2x, और यहाँ पर -10 बराबर में 0, तो 2x इजिकल्स टू यहाँ पर 10 आएगा, x इजिकल्स टू 10/5 आएगा, 10/2 आएगा, इसको कैंसिल करो कितना आएगा? 5। तो 5 दिया हुआ है, दिक्कत है?
तो नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, फास्फोरस के कौन कौन से ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं, तो P4O6, P4O8 और P4O10, ये 3 ऑक्साइड इसके एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, ध्यान रखना है। नहीं, P4O6 का भी आप ऑक्सीडेशन निकाल कितना आएगा, +3 आएगा। इसका निकालिएगा, फास्फोरस का ऑक्सीजन कितना आएगा, +4, और यहाँ पर फास्फोरस कितना आएगा, +5। नहीं, वो आप निकाल के चेक कर सकते हो, आपको हम निकालना सिखा चुके हैं। सेम एज आर्सेनिक के कौन कौन से ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं, तो AS4O6 और AS4O10, ध्यान रखना। वैसे ही Sb का कौन कौन सा है, Sb4O6 और Sb4O10। नहीं, और बिस्मथ का सिर्फ एक Bi2O3। दिक्कत है नहीं, तो ये सब ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं। नहीं, तो किसके कौन से ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं ये आपको बताया गया है, लेकिन ये याद नहीं रखना है बस। मेरा ये एग्जाम में आपका पूछता नहीं है। एग्जाम में हम सिंपली क्या बोले, आपको सिंपल पूछता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का, ध्यान रखना है। कभी नहीं पूछेगा आपसे, ऐसा नहीं पूछता कि फास्फोरस से कौन कौन से ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं, नहीं पूछता है। नहीं, आपको P4O6 दे दिया, बोला इसका ऑक्सीडेशन, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। नहीं, आपको यहाँ पर Sb4O10 दे दिया और बोल दिया कि Sb का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। दिक्कत है नहीं, तो उतना ही दिमाग में रखने वाला बात नहीं है, लेकिन चूंकि टेबल दिया हुआ है तो आपको हम बता दिए। चलो, इनको ध्यान रखना है। नहीं, हम लोग पहले ही पढ़ा चुके हैं कि ग्रुप 5A में आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल। AS और Sb क्या है, मेटलॉइड्स, और बिस्मथ क्या है, मेटल। ये हम पढ़ा चुके हैं, पढ़ा है ना। नहीं, अब आप बताइए कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, कि एम्फोट्रिक होते हैं, एसिडिक। तो ये लोग नॉन मेटल हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, तो इनके ऑक्साइड यानी नाइट्रोजन का ऑक्साइड और फास्फोरस का ऑक्साइड कैसा होगा, एसिडिक होगा, ध्यान रखना है। चलो, ये लोग क्या है, मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स का मतलब जिसमें मेटल का भी गुण हो और नॉन मेटल का भी गुण हो। नहीं, तो इनके ऑक्साइड्स क्या होंगे, एम्फोट्रिक। नहीं, तो एम्फोट्रिक का मतलब हुआ कि ये एसिडिक गुण भी दिखाएंगे और बेसिक गुण भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये हैं ही मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स का मतलब वही होता है जिनमें मेटालिक गुण भी हो और नॉन मेटालिक गुण भी हो। नहीं, तो इन आर्सेनिक और Sb के ऑक्साइड्स की अगर कोई बात करता है कि आर्सेनिक और Sb के ऑक्साइड्स के बारे में बताओ कि इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, एम्फोट्रिक। यानी ये एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। ये कैसे पता चलता है, तो ये निर्भर करता है कि इनके ऑक्साइड का रिएक्शन आप किससे करा रहे हो। जैसे इनके ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम इससे ज्यादा एसिडिक सब्सटेंस से कर दिए, नहीं, तो उस केस में बेस हो जाएंगे, बस में आ रहा है। और इनसे कम एसिडिक वाले सब्सटेंस से अगर रिएक्शन कर दोगे तो वो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एसिड। नहीं, वो डिपेंड करता है कि इनसे कमजोर एसिड यूज कर रहे हो कि इनसे मजबूत एसिड यूज कर रहे हो, ये ध्यान रखना होगा। चलो, बिस्मथ आपका क्या है, मेटल। तो मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा कि मेटल के ऑक्साइड यहाँ पर बेसिक नेचर के होंगे। तो कोई पूछता है ग्रुप 5A में, नहीं, ग्रुप 5A के जो तत्व हैं उनके ऑक्साइड एसिडिक हैं, बेसिक हैं, नहीं कि न्यूट्रल हैं, किस फॉर्म में है, तो हम लोग क्या कहेंगे, तीनों प्रॉपर्टी वो शो कर रहे हैं, शो कर रहे हैं ना, ध्यान रखना। क्योंकि इसमें नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड्स भी हैं और मेटल भी हैं। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाइए, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नहीं, अब यहां पर डिफरेंट ऑक्साइड्स दिए हुए हैं, तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ध्यान रखना है। तो आपको क्या किया, यहां पर N2O, NO, N2O3 और N2O4, N2O5 दे दिया, और आपसे बोल देगा क्या कि इनका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, ध्यान रखना है। तो यहां पर तुम केयर करो कि जितने भी ऑक्साइड दिए गए हैं वो सब ऑक्साइड नाइट्रोजन के हैं कि नहीं है, हैं, सभी ऑक्साइड किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं। ठीक है, तो सभी ऑक्साइड नाइट्रोजन के हैं, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस सिंपल है, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम। नहीं, तो आप निकाल सकते हो। यहां पर अगर N2O का हम निकाल कितना होगा, 2x - 2 कितना आएगा, +1, यहां पर +2, यहां पर 6/2 +3, यहां पर +4 और यहां पर +5। तो अरेंज भी किया हुआ है उसी तरह से, ध्यान रखना है। तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं, यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो निश्चित रूप है कि लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो बस ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा।
बोलो दिक्कत है? तो इस तरह से आप बता सकते हो। उसी पॉइंट को हम यहाँ लिख ही दिए हुए हैं। एक ही तत्व के अलग अलग ऑक्साइड, एक ही तत्व के अलग अलग ऑक्साइड, ये सब ऑक्साइड किसके हैं? नाइट्रोजन के। तो एक ही तत्व के अलग अलग ऑक्साइड है नहीं, तो एक ही तत्व के अलग अलग ऑक्साइड के केस में जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। दिक्कत है नहीं? अब इसमें ध्यान रखना होगा, ये पॉइंट आपका ध्यान रखने वाला है कि अगर कोई पूछता है तो आपको याद रखना होगा N2O और NO न्यूट्रल ऑक्साइड हैं, ध्यान रखना है। यानी बोलता है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कौन से ऑक्साइड न्यूट्रल हैं, नहीं तो उनको याद करना पड़ेगा N2O और NO, याद रहेगा? बोलो दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ सकते हैं यहां से। देखा जाए एसिडिक स्ट्रेंथ इनका पूछ रहा है नहीं। अब इनमें तुम ध्यान से देखोगे तो क्या हुआ है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ये फास्फोरस का ऑक्साइड है, ये आर्सेनिक का और ये एंटीमोनी का ऑक्साइड है। तो क्या ये सभी एक ही एलिमेंट के ऑक्साइड हैं कि अलग अलग एलिमेंट के ऑक्साइड हैं? अलग अलग एलिमेंट के ऑक्साइड हो। तो अगर अलग अलग एलिमेंट के ऑक्साइड दिए हुए हो और सबका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो, सबका ऑक्सीजन क्या हो? सेम हो। अलग अलग एलिमेंट के ऑक्साइड दिए रहे और सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो? सेम हो। तो उस केस में जिसके सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा? ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो यहां पर आप ऑक्सीडेशन निकालोगे तो कितना आएगा? देखो तो 3 दूना 6/2 कितना आएगा? +3। यहां पर कितना आएगा? +3 ही आएगा। यहां पर भी कितना आएगा? +3 ही आएगा। और यहां पर भी कितना आएगा? +3 ही आएगा। नहीं तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है कि अलग अलग है? सेम है। चलो अब तुम ये जानते हो अच्छे तरीके से कि हम अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिखें, अगर हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तुम अच्छे तरीके से जानते हो, नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा, तब फास्फोरस का, तब किसका? आर्सेनिक का, तब Sb का, और तब किसका? बिस्मथ का होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, होता है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, मैक्सिमम एसिडिक, ये आपका मैक्सिमम एसिडिक होगा, ध्यान रखना है। और ये जो होगा हम लोग का मिनिमम एसिडिक होगा, ये आपका जो होगा ये आपका होगा मिनिमम एसिडिक होगा। दिक्कत है नहीं? तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी बताना आसान है कि भारी है? आसान है। क्या करना होगा? सबसे एसिडिक N2O3, तब कौन? P4O6, तब हम लोग कौन? AS4O6। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, ध्यान रखिएगा। Sb4O6 ध्यान रखना है। तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, आसानी से बता सकते हैं, कोई परेशानी है नहीं। तो अगर अलग अलग तत्वों के ऑक्साइड दिए रहे, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो, तो उस केस में क्या करना है? उस केस में क्या करना है? जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ध्यान रखना होगा। लिखा हुआ है यदि अलग अलग तत्वों के ऑक्साइड दिए हुए हो तो तथा सभी केंद्रीय तत्वों का ऑक्सीडेशन स्टेट समान हो, तो जिस केंद्रीय तत्व की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी उसके ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये बात हम लोग ध्यान रखना होगा। चलो यहां पर ध्यान रखेंगे कि AS4O6 और Sb4O6 क्या है? एम्फोट्रिक है। नहीं तो सही है, एम्फोट्रिक तो होंगे ही ना भाई। हम लोग कितना है जैसे पढ़ रहे हैं कि AS और Sb मेटलॉइड्स हैं, नहीं तो मेटलॉइड्स के ऑक्साइड किससे होते हैं? एम्फोट्रिक होते हैं। उसी बात को फिर से लिखा हुआ है। नहीं और बिस्मथ क्या है? मेटल है। तो मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। बोलो दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं। देखा जाए अब यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए बोला है, तो क्या लगता है किस कैसे होगा एसिडिक स्ट्रेंथ? अभी जो क्वेश्चन पढ़े वही चीज नहीं है, वही सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। हम लोग इधर से इधर बढ़ रहे हैं, नहीं तो आप चेक कर सकते हो कि सबका यहां पर जो ऑक्सीडेशन है वो सेम होगा। इसका भी +5 होगा, इसका भी +5 आएगा, इसका भी +5 आएगा और इसका भी क्या होगा? +5 आएगा। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज। सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा तो एसिड हाँ घट रहा है। ठंडा में समझ रहे हैं, घटना बढ़ना बड़ा गड़बड़ा जाता है। चलिए डिक्रीजेज, ये क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। नहीं तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑल्सो
डिक्रीजेज कर सकते हैं, इसमें दिक्कत है, देख लीजिए। चलिए अब ऑक्सीजन के बाद हम लोग का दिया हुआ है हैलोजन के प्रति प्रतिक्रियाशीलता, नहीं रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन, ठीक है। तो हैलोजन के साथ इसका रिएक्टिविटी दिया हुआ है, उसको पढ़ के देखिए क्या लिख रहा है। लिख रहा है कि इस वर्ग के सभी तत्व हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके दो तरह के हैलाइड्स का निर्माण करते हैं, EX3 और EX5। सही है भाई, हम लोगों को तो पता ही है। नहीं, यहां पर अगर हम लिखते हैं नाइट्रोजन, नहीं फॉस्फोरस, AS, SB और BI, अगर हम इनको लिखते हैं तो हमको पता है कि इनकी वैलेंसी 3 होती है। कितनी होती है? 3। इसका वैलेंसी 3 5, इसका 3 और 5, इसका 3 और 5, इसका भी 3 और 5, पढ़ा चुके हैं हम लोग, ध्यान रखना है। नहीं तो अगर नाइट्रोजन को कोई पूछता है कि नाइट्रोजन कैसा हैलाइड बनाएगा, नहीं तो नाइट्रोजन ट्राई हैलाइड बनाएगा, यानी NX3 नहीं बना सकता है। अगर फॉस्फोरस का कोई पूछता है NX3 का मतलब कैसे हुआ, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 और हैलोजन की नॉर्मल वैलेंसी, X मतलब क्या है? हैलोजन। X का मतलब क्या है? हैलोजन। तो हैलोजन का नॉर्मल वैलेंसी कितना होता है? 1। तो इसका वैलेंसी इस पर डालोगे और इसका वैलेंसी इस पर डालोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? NX3 बनेगा ना जी, वही तो NX3 हम लिखे हुए हैं। नहीं, अगर फॉस्फोरस को देखा जाए तो फॉस्फोरस दो तरह के हैलाइड्स का फॉर्मेशन करेगा। कौन कौन? एक तो दिखाई दे रहा है PX3 जब वैलेंसी 3 होगा, और एक कौन बनाएगा? PX5 बनाएगा। सेम एज वही भी ऐसे ही बनाएगा। हम लोग अगर इसको भी बनाएंगे तो क्या बनेगा? ASX3 और क्या? ASX5। नहीं, बाकी का वैसे ही बनेगा। तो वही तो लिख रहा है कि इस वर्ग के सभी तत्व हैलोजन्स के साथ अभिक्रिया करके दो तरह के हैलाइड्स बनाते हैं। कौन कौन? EX3 और EX5, यानी दो तरह का फॉर्मूला बन सकता है कि EX3 यानी PX3 PX5, नहीं ASX3 S5, वैसे ही SBX3 SBX5, वैसे ही BIX3 और BIX5 बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है। चलो लिखा हुआ है। लेकिन नाइट्रोजन सिर्फ क्या बनाता है? NX3। तो जानते हैं हम लोग NX3 हैलाइड्स का निर्माण करता है, NX5 हैलाइड का नहीं। क्यों भाई? क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता है। पढ़ा चुके हैं ना हम लोग, पढ़े हैं ना कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, सिर्फ 3 ही बॉन्ड। दिखा था किसी को? चलिए आगे आइए। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राई हैलाइड्स EX3। ट्राई हैलाइड्स का कुछ प्रॉपर्टी पढ़ाने की कोशिश किया है। जैसे बात कर रहा है स्ट्रक्चर की, नहीं तो स्ट्रक्चर बताइए, पढ़ा चुके हैं हम लोग। स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा, बात सही है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कितना? 3, और लोन पेयर कएगो? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। हम लोग NH3 के से पढ़ा चुके हैं। देखो अगर हम NH3 का ही एग्जांपल लेते हैं, जैसे NF3 का ही एग्जांपल ले लो किसी एक का, नहीं तो इस केस में आप NF3 लिखते हो तो N F F F और यहां पर लोन पेयर होगा। नहीं तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है। नहीं तो निश्चित रूप से स्ट्रक्चर क्या होगा? टेट्राहेड्रल। चलो शेप क्या होगा? पिरामिडल। सही है, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसका शेप जो होगा वो पिरामिडल होगा, ध्यान रखना है। नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 होगा, ध्यान रखना है, क्योंकि हाइब्रिडेशन गिनने के लिए भी आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं और लोन पेयर काउंट करते हैं। तो 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 होगा। इतना में दिक्कत है? तो ये नॉर्मल प्रॉपर्टी हम लोग का ट्राई हैलाइड्स का दिया रहता है, जो आप आसानी से बता सकते हैं। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला देखा जाए तो हम लोग को लिखा हुआ है कंपेयर बॉन्ड एंगल। नहीं, बॉन्ड एंगल कंपेयर करने का, तो ये भी आपका बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है बार बार, बॉन्ड एंगल कंपेयर करने का। ये तो बार बार पूछा हुआ है कि NH3 और PH3 में PH3 का आबंध कोण, NH3 का आबंध कोण ज्यादा होता है, PH3 का आबंध कोण छोटा होता है, कारण बताएं। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। नहीं तो सेम उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। क्या लग रहा है, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा किसका कम? यहां पर हम लोग को दिया हुआ है PF3 PCl3 PBr3 और PI3, तो किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है? PF3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा, PCl3 का उससे कम, PBr3 का और PI3 का सबसे कम, यही ना? अच्छा पढ़ा के देखते हैं, बना के देखते हैं। देखिए तो PF3 जो है ऐसे ही बनेंगे ना, देखो तो ध्यान से, P F F और F, एक तो लोन पेयर है, यही ना PF3 होगा। अच्छा एगो इसका बनाते हैं PI3 का, P I I और I, इस तरह से बनाते हैं। अच्छा फॉस्फोरस और फ्लोरीन में ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन है?
फ्लोरीन, फ्लोरीन तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन जो बीच में होने चाहिए थे वो आ जाएंगे फ्लोरीन के नजदीक, ऐसा। अच्छा, फास्फोरस आयोडीन में ज्यादा विद्युतात्मक किसका है? फास्फोरस का। फास्फोरस छोटा होता है, आयोडीन बड़ा होता है, नहीं, चलो तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ये, तो यहां इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे, चलो अब बताओ कि यहां पर बॉन्डेड पेयर के बीच की दूरी ज्यादा है कि यहां पर दूरी ज्यादा है? यहां पर दूरी क्या है? ज्यादा है, और यहां पर दूरी क्या है? कम है। तो दूरी कम है तो यहां पर विकर्षण ज्यादा कि कम? विकर्षण ज्यादा। इस सब पे माइनस चार्ज है गधा सब, नहीं, तो सब पे माइनस चार्ज है तो यहां विकर्षण क्या होगा? ज्यादा। तो यहां बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, विकर्षण ज्यादा, और यहां पर बॉन्ड पेयर विकर्षण विकर्षण कम। नहीं, तो अगर विकर्षण ज्यादा है तो विकर्षण कम करने का उपाय है कि बॉन्ड क्या होगा? फैल जाए। नहीं, तो अगर विकर्षण ज्यादा होता है तो हम कल बताए थे विकर्षण ज्यादा तो आबंध कोण भी ज्यादा, तो यहां पर आबंध कोण क्या होगा, यानी बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज्यादा होगा, और यहां पर बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा। तो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है, एक मिनट, चलिए ध्यान दिया जाए। तो इसमें दिक्कत नहीं है ना? नहीं, तो अगर कोई भी बोलता है कि अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो इधर से इधर जाने पर बॉन्ड एंगल का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो कॉन्सेप्ट यहां से क्या मिलता है? देखो ध्यान से, सब में फास्फोरस कॉमन है कि नहीं है? सब में फास्फोरस कॉमन है, तो हमको ध्यान ये रखना है कि साइडेड एटम की विद्युत ऋणात्मकता, साइडेड एटम, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, साइडेड एटम की विद्युत ऋणात्मकता जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, नहीं, साइडेड एटम की विद्युत ऋणात्मकता जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, या बोले कि जैसे जैसे घटते जाएगी, क्योंकि इधर जो जाने पर घट रही है ना, नहीं, फ्लोरीन का ज्यादा, क्लोरीन का उससे कम, ब्रोमीन का उससे कम, आयोडीन का सबसे कम। तो जैसे जैसे साइडेड एटम की, केंद्रीय परमाणु छोड़ के बात कर रहे हैं, साइडेड एटम की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ते जाएगी, बॉन्ड एंगल का वैल्यू क्या होगा? घटता जाएगा। नहीं, तो बस ध्यान रखना है, नहीं, हम लोग यहां से इस बात को लिख सकते हैं क्या, कि जैसे जैसे साइडेड एटम की विद्युत ऋणात्मकता साइडेड एटम की विद्युत ऋणात्मकता घटती जाएगी, घटती जाएगी, बॉन्ड एंगल भी घटती जाएगी, बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा ना, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा। लाइन कटा हुआ है क्या? तो जनरेटर स्टार्ट कीजिए, ना तो एक कुछ देर में बैठ जाएगा। बोले इतना में दिक्कत है, कर सकते हैं ना? इसमें कौन सा लाइट का है भी पता नहीं है, ऑफ करने का बोर्ड मत ऑफ हो जाए। चलिए, इतना में दिक्कत नहीं है, अगले पॉइंट पे आ जाए। कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ ट्राई हैलाइड्स, ठीक है, ट्राई हैलाइड्स का कोवैलेंट कैरेक्टर, तो यही सब ट्राई हैलाइड्स हैं, NH3 PX3 ASX3 SBX3 और BIX3।
ये भी मरने से पहले चिल्लाता है। देखा जाए तो ये ट्राई हैलाइड्स दिए गए हैं। नहीं, अब इनमें बताना है आपको कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ ट्राई हैलाइड्स, ध्यान रखना है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर की अगर बात करें, नहीं तो आप क्या जानते हो, आपको कितनी बार बताया गया कि जो ऊपर वाले दोनों हैं वो क्या है, नॉन मेटल, बीच वाले क्या है, मेटलॉइड्स, और नीचे वाला क्या है, मेटल। तो जनरली कोवैलेंट बॉन्ड अगर ये नॉन मेटल है और हैलोजन भी क्या है, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। नहीं तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन और फास्फोरस हैलोजन के साथ हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन भी नॉन मेटल और हैलोजन भी क्या, नॉन मेटल, फास्फोरस भी नॉन मेटल और हैलोजन भी नॉन मेटल। तो नॉन मेटल और नॉन मेटल दोनों हमेशा आबंध का निर्माण शेयरिंग करके ही करते हैं। नहीं तो उनके बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो उसके नीचे आओ, आर्सेनिक और एसबी। तो आर्सेनिक और एसबी जो है ये भी मेटलॉइड्स हैं। तो मेटलॉइड्स का मतलब इनमें भी नॉन मेटालिक कैरेक्टर है। तो ये लोग भी क्या बनाएंगे, ये लोग भी कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो उसके नीचे आओ, बिस्मथ, BiX3। नहीं तो BiX3 एक मेटल है, तो BiX3 जो है अगर मेटल है तो ये आयनिक बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी क्या है, इसकी ज्यादा है। बस में आ रहा है? तो ऊपर से नीचे आएंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी। और पढ़ाई पढ़ रहा है सब भाई, हम बोल रहे हैं गधा सबको कि दोनों नॉन मेटल है, बेवकूफ सब। नहीं तो ये नॉन मेटल है तो नॉन मेटल कोवैलेंट बॉन्ड अच्छा से बनाएगा, तो ऊपर वाले का कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी ज्यादा है। नहीं आई मेटल है तो ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी कम है, तो कोवैलेंट बॉन्ड कम बनाएगा, तो बढ़ेगा या घटेगा सर, बढ़ेगा। कह नहीं रहे हैं, सब पढ़ाई कहीं कोई जगह चल रहा है। नहीं तो ऊपर से नीचे आएंगे तो यहां लिखा भी हुआ है गधा सब, कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेज, नहीं और आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बस में आ रहा है? क्योंकि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो पहले भी पढ़ चुके हैं ना कि ऊपर से जब नीचे आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है। ऊपर से नीचे आ पाते हो तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो जैसे जैसे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी घटती जाती है, क्योंकि मेटल जनरली कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो ऊपर से नीचे आने पर मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीजेज। तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो ऊपर से नीचे आने पर कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। बस ये ध्यान रखना है। और ऊपर से नीचे आने पर आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बस ये ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है। चलो क्या लिखा हुआ है, सामान्यतः इस वर्ग के ट्राई हैलाइड्स कोवैलेंट प्रवृत्ति के ही होते हैं। ऐसे मैक्सिमम BiX3 को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम कैसा गुण शो कर रहे हैं, कोवैलेंट गुण, कोवैलेंट गुण शो कर रहे हैं। बिस्मथ में भी अगर ध्यान दीजिएगा तो बिस्मथ भी मैक्सिमम केस में कोवैलेंट कंपाउंड ही बनाता है, सिर्फ जब X के जगह पर फ्लोरीन रहेगा तभी आयनिक बॉन्ड बनाता है। नहीं बिस्मथ जो है ये भी हमेशा कोवैलेंट कंपाउंड ही बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, लेकिन जब बिस्मथ फ्लोरीन से तभी किया करता है तो कौन सा बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो देखा जाए, वही बात यहां लिखा भी हुआ है, हम लोग को लिखा हुआ है कि बिस्मथ फ्लोरीन के साथ क्या बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है, जबकि बाकी हैलोजन के साथ कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। तो ये बात ध्यान रखना है। नहीं तो यहां देख लो बिस्मथ का लिखा हुआ BiF3 क्या है, आयनिक है, जबकि BiCl3, BiBr3, BiI3 और Sb का भी एक कंपाउंड ले लो तो Sb फ्लोरीन के साथ भी देख रहे हो पार्शियली आयनिक एंड पार्शियली कोवैलेंट, यानी इसमें आयनिक कैरेक्टर भी है और कोवैलेंट कैरेक्टर भी है। बोलो दिक्कत है? नहीं तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, जहां पर दिक्कत होगा वहां बोलिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाए। अगला लिखा हुआ है सभी ट्राई हैलाइड्स में नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड सबसे कम अस्थाई होते हैं। नहीं यानी जितने भी आप ट्राई हैलाइड्स पढ़ते हैं NH3 PX3, नहीं जितने भी ट्राई हैलाइड्स पढ़ते हैं उन सभी ट्राई हैलाइड्स में नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड्स क्या होते हैं, सबसे कम अस्थाई होते हैं। चलो अब यहां आ जाओ, नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड्स में यहां देखो क्या लिखा हुआ है, NF3 सबसे ज्यादा अस्थाई होता है। नहीं अब नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड्स कौन कौन है, नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड्स तो NF3 यानी नाइट्रोजन का अभिक्रिया फ्लोरीन के साथ
नाइट्रोजन का अभिक्रिया क्लोरीन के साथ, नाइट्रोजन का अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ और आयोडीन के साथ। अब इसमें सबसे स्टेबल कौन है? ये वाला मैक्सिमम स्टेबल है, ध्यान रखना है, और ये वाला मिनिमम स्टेबल है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका बिहार बोर्ड में आता है। देखिए पी ब्लॉक से बिहार बोर्ड में 2-3 क्वेश्चन कॉमन है, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, बस में आ रहा है, कोवैलेंट कैरेक्टर यानी सहभाजनीय गुण, ये सब कुछ कॉमन है, और स्टेबिलिटी अस्थायित्व पे क्वेश्चन नहीं, ये सब क्वेश्चन कुछ कॉमन है, बस समझा है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ध्यान रखना, जहां भी स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन हो, कोवैलेंट कैरेक्टर वाला क्वेश्चन हो, एसिडिक स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन हो, बेसिक स्ट्रेंथ वाला हो, वो सब कॉमन है। और अच्छी बात यह है कि सब में एक ही कॉन्सेप्ट है, सब में एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? जब भी पूछता है किसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो सीधे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, चाहे पी ब्लॉक का कोनो क्वेश्चन हो। मेरा बात समझ में आ रहा है? कोई बोलता है एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है और देखना है कि सेंट्रल एटम अगर सेम दिया हुआ है, नहीं तो उस केस में भी ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, बस में आ रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम। अगर अलग अलग हैलाइड अलग अलग हम लोग का सेंट्रल एटम दिया हुआ है और उस केस में कह दिया कि एसिडिक स्ट्रेंथ चेक कीजिए, तो क्या चेक करना है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो ये बात अच्छी है कि सब में ये बात लागू होता है, यानी ग्रुप 5 पढ़िए, चाहे ग्रुप 6 पढ़िए, चाहे ग्रुप 7 पढ़िए, कौनो ये पढ़िए, नहीं सब में नियम क्या है? लागू होता है, बस में आ रहा है। तो आप ग्रुप 5 को पढ़ लेते हैं तो ग्रुप 6 में डिटेल इतना नहीं पढ़ाएगा, उसको आप छोटा कर देगा, नहीं ग्रुप 7 ने सफा छोटा कर देगा, और ग्रुप 8 है तो रिएक्शन कम करता है, बस समझ में आ रहा है। तो मेन टाइम आपका ग्रुप 5 में ही लगता है, क्योंकि इसी में सारा प्रॉपर डिटेल कर देता है। उसके बाद वाले प्रॉपर्टी जो है वो सब इससे मैच करते हैं, कोवैलेंट कैरेक्टर, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, नहीं हम लोग पढ़ रहे थे कल, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ रहे थे, अवकारक कौन अच्छा अवकारक है, नहीं तो सब बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, नहीं सबसे अच्छा अक्षिकारक कौन है, सबसे अच्छा अवकारक कौन है, ये सब क्वेश्चन पूछता है, नहीं तो बस वो सब कॉमन ध्यान रखिए, आसानी से सब क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए तो यहां से हम लोग को ध्यान रखना है, NF3 मैक्सिमम स्टेबल है, NCl3 उससे कम, NBr3 उससे कम, और सबसे कम स्टेबल कौन है? Ni3। यहां पर अनस्टेबिलिटी का कारण होता है, अनस्टेबिलिटी का कारण क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे नाइट्रोजन के साथ कौन कंबाइन है? फ्लोरीन। नाइट्रोजन के साथ कौन कंबाइन है? फ्लोरीन कंबाइन है। तो नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है 2p, और इसके पास भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है 2p, तो यहां पर जो ओवरलैपिंग होगा वो 2p ओवरलैपिंग होगा। नहीं अगर N और Cl की बात करें तो N और Cl की बात कीजिएगा तो नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है 2p और इसका होता है 3p, तो यहां पर ओवरलैपिंग होगा 2p और 3p के बीच में। इसमें अगर आ जाओ तो यहां पे है नाइट्रोजन और यहां पे है ब्रोमीन, तो इसमें इसका 2p और इसका कौन सा 4p होगा, दिक्कत है 2 3 4, तो इसका 2p 4p कंबाइन करेगा। आयोडीन में आ जाओ तो आयोडीन केस में क्या होगा? नाइट्रोजन दिया हुआ है और यहां पे आयोडीन दिया हुआ है, तो इसका 2p और इसका 5p ओवरलैपिंग करेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग को यहां पर ध्यान ये रखना है, यहां पर ये ध्यान रखना है कि यहां पर 2p ओवरलैपिंग है, यहां पर 2p 3p ओवरलैपिंग, यहां पर 2p 4p और यहां पर 2p 5p ओवरलैपिंग है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब सेम कक्षकों के बीच में, समान ऊर्जा वाले कक्षकों के बीच में अतिव्यापन होता है तो हमेशा वो क्या होता है? स्ट्रांग होता है। नहीं वो ओवरलैपिंग, वो अतिव्यापन स्ट्रांग होता है। समान ऊर्जा वाले 2p और 2p की ऊर्जा क्या है? समान है। यहां पर आइए 2p है और यहां पर क्या है? 3p है। इसकी ऊर्जा कम, इसकी ऊर्जा ज्यादा, तो जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जाएगी, नहीं बॉन्ड का स्ट्रेंथ कमजोर होता जाएगा, ध्यान रखना है। तो यहां पर आप आओगे तो यहां पर बॉन्ड स्ट्रांग होगा, यहां पर बॉन्ड उससे कम होगा, यहां पर बॉन्ड और कमजोर होगा, और यहां पर बॉन्ड सबसे कमजोर होगा। बस में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है ना? नहीं तो अगर ऑर्बिट नंबर सेम तो बॉन्ड भी क्या होगा? स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग का NF3 सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो कोई भी पूछता है कि भाई NF3 वाई NF3 इज मोर स्टेबल देन Ni3, बोल दिया तो आप क्या लिखोगे कि NF3 में नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में 2p अतिव्यापन हो रहा है। कौन कौन? 2p कक्षक आपस में अतिव्यापन कर रहे हैं, नहीं समान ऊर्जा वाले कक्षक अतिव्यापन कर रहे हैं, इसलिए आबंध यहां पर मजबूत होता है। जबकि नाइट्रोजन और आयोडीन के केस में समान ऊर्जा वाले कक्षक अतिव्यापन नहीं कर रहे हैं। नाइट्रोजन की कक्ष की ऊर्जा बहुत कम है और आयोडीन के कक्ष की ऊर्जा बहुत ज्यादा है, तो अलग अलग ऊर्जा वाले कक्षक जब आपस में अतिव्यापन करते हैं तो उनके मिलने से जो आबंध बनता है वो आबंध क्या बनता है? कमजोर बनता है। बोलो दिक्कत है? ये सब ध्यान रखना है। पी ब्लॉक जो है ना, इसीलिए पढ़ाने का मन नहीं करता, ये टोटली जानते हैं किस पे डिपेंड है,
टोटली 11th है। बस में अब जितना दिन आपसे पढ़ रहे हैं ना, आईपी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, नहीं ये सब चीज 11th में पढ़ना है और उसी को बस ये डिटेल करते जाता है। इसमें एक्स्ट्रा क्या मिलेगा तो रिएक्शन, बस में रहे, नहीं तो ये सारा चीज जो है हम लोग को 11th में मिलता है मोटा मोटी। चलिए अब NCl3 के बारे में लिखा हुआ है कि जो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है वो क्या है, हाईली एक्सप्लोसिव है, नहीं विस्फोटक पदार्थ है NCl3, ध्यान रखना है। ये बोल रहा है कि NBr3 और Ni3 प्रैक्टिकली नॉट एग्जिस्ट, यानी नेचर में NBr3 और Ni3 एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो क्या लिखा हुआ है, एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ देयर अनस्टेबल अमोनिएट्स, ध्यान रखना है, ये अनस्टेबल अमोनिएट्स के फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं। यानी किस फॉर्म में पाए जाते हैं भाई, तो इस फॉर्म में देख लो, NBr3.NH3, Ni3.NH3, ये इस फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं। अकेले NBr3 अकेले Ni3 नहीं पाया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो इसको ध्यान में आप रखिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट आपका वही सब है, एसिडिक, बेसिक, स्टेबिलिटी, वही सब। और ये वाला ट्राईहेलाइड्स से पेंटाहेलाइड्स अधिक सहसंयोजी होते हैं, सही बात है भाई। यहां से कोई पूछ दिया आपसे कि PCl3 दिया हुआ है, जो कि बिहार में कितनी बार पूछा हुआ है, और PCl5 दिया हुआ है, और बार बार पूछता है क्या इन दोनों में, सॉरी दोनों में सेम लिख दिए हैं, एक में PCl3 और एक में PCl5, तो PCl3 और PCl5 में किसमें सहभाजन गुण ज्यादा है बताइए, PCl5 में, नहीं, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहां पर कितना है +5 है। तो आप भी बढ़िया से जानते हो कि इधर से इधर जा रहे हैं तो हम लोग का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो सहभाजन गुण भी क्या होगा, बढ़ेगा। बोलिए दिक्कत है इसमें किसी को, आगे बढ़ सकते हैं। चल देखा जाए, यहां से हम लोग को दिया हुआ है धातुओं के प्रति क्रियाशीलता, नहीं धातुओं के प्रति क्रियाशीलता। तो ग्रुप 5A में पूछना है जी, ग्रुप 5A में हम लोग का नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, AS है, HB है और क्या है Bi है, यही दिया हुआ है। नहीं, अब इनका किसी धातु से अभिक्रिया करना है तो कर सकते हैं। जैसे मान लो मैग्नीशियम नाइट्रोजन का ही रिएक्शन, कोई कह दिया कि मैग्नीशियम से करवाओ और इसका प्रोडक्ट बनाओ, कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आसान तो है। इसका वैलेंसी नॉर्मल क्या 3, इसका वैलेंसी क्या 2, तो इसका वैलेंसी किसके ऊपर जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर, इसका वैलेंसी किसके ऊपर, मैग्नीशियम के ऊपर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा Mg3N2, नहीं बनेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। और जनरली अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड। तो आप भी समझते हो कि हम लोग का जो मेटल होंगे वो ग्रुप 5A के तत्व के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, बस में रहे, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड। जब मेटल के साथ ग्रुप 5A के तत्वों का कॉम्बिनेशन होगा तब, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर देख लो, इस वर्ग के सभी तत्व धातुओं के साथ अभिक्रिया करके द्विअंगी यौगिक बनाते हैं, जिनमें यह -3, जिसमें क्या दिखाते हैं -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, नहीं -3 ऑक्सीकरण अवस्था। जैसे कैल्शियम नाइट्राइड, तो कैल्शियम में कितना होता है 2 + 2, कैल्शियम का +2, तो 3 को कैल्शियम है तो कितना होगा +6 होगा, नहीं, और इसका +2x मान लो, बराबर में क्या मानोगे 0, तो 2x बराबर -6 आएगा और x बराबर क्या आ जाएगा -3 आएगा। तो कहीं भी निकालोगे तो -3 ही आएगा, नहीं आप किसी का भी निकाल देख लें, यहाँ फास्फोरस का भी -3 ही आएगा, आर्सेनिक का भी -3 ही आएगा, यहाँ पर भी आप निकालोगे तो -3 ही आएगा और यहाँ पर भी निकालोगे तो -3 ही आएगा। बोलो दिक्कत है। तो इस तरह से रिएक्टिविटी हम लोग का जो पढ़ना था वो हम आपको पढ़ा दिए। अब अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चलो।